गाइस लाइफ की भी क्या ट्रेजिडी है ना कि बैंक के पास जब पैसा रखने के लिए हम लेके जाते हैं तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक टेबल दिखाया जाता है, जो कि निहायत ही आसान होता है कि भाई अगर 6 महीने की एफडी रखनी है तो उसका इंटरेस्ट है 5% पर एनम और वो फिक्स्ड रहेगा पूरे 6 महीने तक। तो आप अपना एफडी बुक कीजिए और चलते बनिए। पर ये जब आप बैंक से पैसा लेने जाते हैं, जिसको कि लोन लेना कहते हैं हम, वो टाइम पे ये लॉजिक पूरा ही अलग रहता है, क्योंकि वो बोला जाता है आपको कि आपके लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं रहने वाला है थ्रू आउट द टेन्योर, वो रहने वाला है फ्लोटिंग। और वो फ्लोट कैसे करेगा, तो बैंक आपको समझाता है कि एक बेंचमार्क रहता है जो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक हर महीने रिलीज़ करती है, और एक स्प्रेड रहेगा जो आपकी क्रेडिट और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बैंक डिसाइड करेगा। और फिर बेंचमार्क प्लस स्प्रेड ये फॉर्मूला लगा के आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। और फिर ये बेंचमार्क जैसे जैसे फ्लोट करते रहेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वैसे वैसे ही फ्लोट करते रहेगा। ठीक है। और अगर ये बेंचमार्क की 1 मिनट हम बात करें तो ये जो आरबीआई बेंचमार्क्स का गाइडलाइन देता है, मुझे तो समझ में नहीं आता ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेंचमार्क्स हैं या कोई क्रिकेट का वर्ल्ड कप या इंडिया में होने वाले जनरल इलेक्शंस। मतलब ये हर 5-6 साल में आरबीआई बदल देता है। आपको अगर यकीन नहीं आता तो हम पीछे पलट के देखते हैं एक सेकंड। तो अप्रैल 2003 में पहली बार ये बेंचमार्क का कॉन्सेप्ट लाया था आरबीआई ने, और पहला बेंचमार्क था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बीपीएलआर शॉर्ट में बोलते थे जिसे। ठीक है। फिर ऑब्वियसली उसमें कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे, जिसके वजह से उसको रिप्लेस किया गया था 2010 में बेस रेट से। ठीक है। अब बेस रेट लोगों ने जैसे तैसे समझना सीखना शुरू ही किया था और सीख भी लिया था 5-6 साल में। तो 6 साल बाद 2016 में आरबीआई ने लॉन्च कर दिया एमसीएलआर। और गाइस एमसीएलआर तो ट्रस्ट मी, मुझे लगता है आज भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन को समझ में नहीं आया कि एमसीएलआर है क्या और कैसे वर्क करता है। और बैंक अपनी वेबसाइट पे हर महीने इतने सारे एमसीएलआर्स की लिस्ट क्यों पब्लिश कर देती है। ठीक है। तो जैसे तैसे अभी लोग जो है उसको समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि मात्र 3 साल के अंदर 2019 में फिर से एक और चेंज आ गया है और आरबीआई ने ये कंपलसरीली बोल दिया है। प्लीज़ गाइस ये ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई ने कंपलसरीली सारे होम लोन्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, ऐसे जितने भी रिटेल लोन्स हैं और जितने भी लोन्स एमएसएमईज को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलने वाले हैं, वो सबका बेंचमार्क कंपलसरीली अब चेंज हो गया है एक्सटर्नल बेंचमार्क्स पे। तो अब वापस ये वाले लोन्स एमसीएलआर से लिंक नहीं हो सकते हैं। और चूंकि अभी एक्सटर्नल बेंचमार्क पे चेंज हो ही गया है तो हमें ये ज़रूरी है उसके सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही पता रखना। ठीक है। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग पे एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में डाल भी दिया है। पर अगर आपने आज तक के सारे बेंचमार्क्स नहीं समझे, अगर आप नए हैं इन सारे बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग के कॉन्सेप्ट के लिए, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि पहले आप ये वीडियो अच्छे से एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम ना ही सिर्फ एमसीएलआर समझेंगे बट उसके पहले आए हुए जो बेंचमार्क्स हैं उनका भी एक जो इवोल्यूशन है थोड़ा सा वो समझेंगे। और ये समझेंगे कि ये नौबत क्यों आई, क्यों आरबीआई को बीपीएलआर से बेस रेट से एमसीएलआर, एमसीएलआर से एक्सटर्नल बेंचमार्क, ये सब क्यों करना पड़ा आरबीआई को इतनी बार। और एमसीएलआर को तो हम इस तरह से समझ डालेंगे कि इसके बाद आपको और कोई कन्फ्यूजन रहने नहीं वाला है उसको समझने में। सो हाय गाइज, आई एम अमनदीप एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल DIY बैंकिंग, जिसका मतलब है डू इट योरसेल्फ बैंकिंग। क्योंकि इस चैनल का एम यह है कि यहाँ के वीडियोस देखने के बाद आप आपकी बैंकिंग खुद कर सकें। और इसी एम को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में हम एमसीएलआर रिलेटेड फुल डिटेल्स कवर करने वाले हैं, और हम ये भी कवर करने वाले हैं कि वो बेस रेट से डिफरेंट कैसे है, क्यों आरबीआई को वो चेंज करना पड़ा, उस पर लगने वाले स्प्रेड्स क्या होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रीसेट डेट क्या होता है, और ट्रांजिशन कैसे कराया जाए एमसीएलआर में। अगर अभी भी कोई लोन बेस रेट में चल रहा है तो एमसीएलआर में कैसे ट्रांजिट हो सकता है, ऐसी सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिक्वेस्ट कर दूं टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू कीप yourself updated with such detailed analysis of various banking services, and do like this video if you find this useful. So great guys, let the fun begin. तो गाइज जब बात हो रही हो बैंक के लोन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेंचमार्क की, तो पर्सनली मेरे मन में तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि यार ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना फ्लोट करते क्यों रहते हैं लाइफ में, ये एक जगह फिक्स्ड क्यों नहीं हो जाते हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट्स की रेट्स की तरह, ताकि हमें आज ही बैठे बैठे पता हो कि अगले 15 साल 20 साल तक जो हाउसिंग लोन हमारा चलने वाला है उस पर कितना ब्याज देना पड़ने वाला है हमें। पर ऐसा नहीं होता है, और इसका आंसर छुपा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पीछे, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ फंड्स। जी गाइस, ये कॉस्ट ऑफ फंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। तो एक एग्जांपल से अगर समझें तो जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस डिसाइड करते टाइम कंसिडर करती है कि वो प्रोडक्ट बना कितने में है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, फिर उसमें अपना एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है और सेल्स प्राइस डिराइव करती है। तो ये जो लोन्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
ये एक तरह से बैंक्स के लिए अपना सेल्स प्राइस ही तो है, इतने में वो लोन को बेच रही है, तो वो प्राइस डिसाइड करते टाइम उसको भी अपने कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कॉस्ट मेजरली बैंक्स के लिए दो टाइप के होते हैं। एक हो जाता है कॉस्ट ऑफ फंड्स, कि ये पैसा जो बैंक रेज कर रहे हैं आगे लैंड करने के लिए, वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या ब्याज देकर रेज कर रहे हैं, और उसके बाद ये पैसा रेज करने के लिए उनको क्या क्या रिसोर्सेज लगते हैं, जैसे कि ब्रांच लगती है तो उसके लिए रेंट देना पड़ता है, देन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है जिनको सैलरी देनी पड़ती है, देन इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सबको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं एक बैंक के। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट मिला के बैंक का जो है मेजर कॉस्ट आ जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स की। तो यहाँ पे एक्चुअली कई बार मैं ये सोचता था पर्सनली कि अगर मुझे 5 साल का एक कार लोन दे रहा है बैंक, तो उसके सामने 5 साल की एक एफडी भी तो रहेगी बैंक के सामने, तो उसमें दिक्कत क्या है? जब बैंक 5 साल तक एफडी पे सेम इंटरेस्ट देने वाला है, फिक्स्ड इंटरेस्ट देने वाला है, तो मुझे भी लोन पे फिक्स्ड इंटरेस्ट क्यों नहीं ऑफर कर देता है? तो यहाँ पे ना सवाल लाया करता है टाइमिंग में। जी फ्रेंड्स, टाइमिंग भी तो अलग अलग होगी ना उसकी। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आपको वो कार लोन डिसबर्स कर रहा है बैंक, उसी दिन उसे 5 साल की एफडी हाथ में आई हो। और अगर सपोज कर लेते हैं एक थ्योरेटिकल सिनेरियो में कि ऐसा हुआ भी हो, तो फिर क्या गारंटी कि वो एफडी पूरे 5 साल चलेगी? एफडी में तो प्री मैच्योर पेनल्टी का भी ऑप्शन होता है, प्री मैच्योर विड्रॉवल का भी ऑप्शन होता है। तो अगर वो प्री मैच्योर विड्रॉ कर लेता है वो कस्टमर उस एफडी को, तो क्या बैंक आपसे आपका लोन का पैसा उसी दिन प्रीपे करने के लिए बोल देगी ताकि वो भी उस एफडी को ऑनर कर पाए? तो ऐसा नहीं होता है। तो बैंक मल्टीपल सोर्सेज से फंड्स अरेंज करती रहती है ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस एट वेरियस डिफरेंट टेनर्स। तो ये एक लाइन में बहुत सारे वर्ड्स आ गए, इनको हम क्विकली थोड़ा सेग्रीगेट करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि बैंक रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सोर्सेज। तो क्या क्या सोर्सेज होते हैं वो? तो सबसे बड़ा सोर्स तो है आपके और मेरे जैसे लोग जो जाके बैंक के पास करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में पैसे रखते हैं। ठीक है, तो अब इनका भी प्राइस अलग अलग रहता है। लाइक करंट अकाउंट बैंक के लिए एकदम फ्री का पैसा है, पर अगेन वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल भी है। फिर सेविंग अकाउंट थोड़ा महंगा पैसा है और थोड़ा कम वॉलेटाइल है, और फिक्स डिपॉजिट सबसे कम वॉलेटाइल है कंपैरेटिवली, तो एट द सेम टाइम वो सबसे महंगा भी है इन 3 कैटेगरीज में। उसके बाद बैंक के पास क्या सोर्स होता है? लॉन्ग टर्म फंडिंग अरेंज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है बैंक के पास मार्केट से बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करके पैसा उठाना। तो इस पर बैंक 5 साल, 7 साल, 10 साल, कभी कभी 15 साल का पैसा भी उठा सकता है। तो उसमें भी अगेन एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको अपने जो लेंडर्स हैं, बिकॉज ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी एक तरह से लोन की तरह काम करते हैं, बैंक लोन ले रहा है इनके सामने, तो अपने ऐसे लेंडर्स को बैंक को एक फिक्स इंटरेस्ट जो है टाइम टू टाइम पे करना होता है। फिर उसके बाद एक तीसरा सोर्स होता है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। तो इसमें क्या है कि अपने शॉर्ट टर्म मिसमैचेस को कवर करने के लिए बैंक जो है दूसरे बैंक से कॉल मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंडिंग्स अरेंज कर सकता है। और लास्टली, जैसा कि आप और हम न्यूज़ में हमेशा सुनते रहते हैं, रेपो रेट, तो बैंक जो है वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकता है रेपो रेट के दर पे। तो उसमें भी अगेन काफ़ी सारे लिमिटेशंस होते हैं कि कितना अमाउंट बैंक ले सकता है। इनफैक्ट ये सभी जो सोर्सेज हैं सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि किसी भी एक कैटेगरी में बैंक अनलिमिटेड फंड्स रेज कर सकता है, इसलिए बैंक को अलग अलग सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ता है। और जैसा कि आप सभी अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि ये सभी डिफरेंट सोर्सेज के अंडर बैंक को भी अलग अलग कॉस्ट इनकर करके पैसा मिलता होगा, और वो भी अलग अलग टेन्योर के लिए। तो इसलिए बैंक जब अपना सेल्स प्राइस यानी कि अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जब किसी लोन पे डिसाइड करता है, तो देन इट हैज़ टू बी अ फैक्टर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो सोचिए, ऑल दीज थिंग्स का फैक्टर आपके एक 10 लाख के कार लोन के लिए जो अगले 5 साल के लिए है, बैंक को सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आके सारा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसके लिए आरबीआई नाम के एक रेगुलेटर को इस इंडस्ट्री में घुसना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है, और इसको रेगुलेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ये बताकर कि कौन सा बेंचमार्क से बैंक्स को कौन से लोन्स लिंक करने हैं और वो बेंचमार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो गाइज, अब कॉस्ट ऑफ फंड्स का कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक क्विक ट्रेलर आपको दिखा देता हूँ उस जर्नी की जो रही है इंटरेस्ट रेट बेंचमार्किंग हमारे कंट्री में। तो इसके लिए हम क्विकली चलते हैं ईयर 1969 में, जब गवर्नमेंट ने पहली बार कुछ 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था कंट्री में। और तब से लेके कुछ अर्ली 90s तक जो बैंक लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो रेगुलेटेड थे, यानी कि आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करती थी कि कौन से लोन कैटेगरी पे कितना रेट बैंक्स को अप्लाई करना चाहिए। पर उसके बाद अर्ली 90s में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे हमारी इकोनॉमी में, ग्रोथ को देखते हुए और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए। तो उसी के दौरान ये इंटरेस्ट रेट्स को डी रेगुलेट कर दिया गया था, यानी कि बैंक्स को वो लिबर्टी, वो फ्रीडम दे दी गई थी कि वो खुद डिसाइड कर सके कि कौन से कस्टमर को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है। और वही दौर था जब प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंसेस भी इशू हो रहे थे, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो वो बैंक्स को ये फ्रीडम मिल गई थी।
अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि बैंक्स अपने मर्जी से काफ़ी हायर साइड पे रेट्स लेवी कर रहे थे, तो इसलिए अप्रैल 2003 में पहली बार एक बेंचमार्क इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने, जिसका नाम था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट BPLR। और उसका डेफिनेशन ये दिया था कि ये वो रेट होगा जो कोई बैंक अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर को अप्लाई कर रहा है। मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर यानी कि वो बोरोवर जिसकी क्रेडिट प्रोफाइल उस बैंक के ओपिनियन में उसके बैंक में बेस्ट है। तो एक बार उस कस्टमर का, उस बोरोवर का रेट अगर बैंक ने डिस्क्लोज कर दिया पब्लिक डोमेन में, तो फिर बचे हुए बोरोवर्स समझ सकते हैं कि कैसे उनका क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से उनको क्या रेट लगाया जा रहा है। तो सारे रेट्स को BPLR +1% +2% इस तरह से डिनोट करना स्टार्ट किया गया। पर गाइज ये बेंचमार्क लॉन्च करने के बावजूद भी सारे पर्पस इसके मीट नहीं हुए एंड धीरे धीरे आरबीआई ने इसमें भी एनोमलीज नोटिस करना स्टार्ट कर दी। तो पहली एनोमली थी हाई डिस्पैरिटी। तो आरबीआई ने ये ऑब्जर्व किया कि बैंक्स के जो मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स थे, यानी कि वो रईस लोग या वो चुनिंदा टॉप कॉर्पोरेट्स जिनको वैसे ही लोन्स की ज़रूरत कम होती है, उनको बहुत ही सस्ते में लोन सैंक्शन हो रहे थे। और आपके और मेरे जैसे जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही थी बैंक्स। ठीक है, इसके बाद सेकेंडली ये एनोमली नोटिस करी कि बहुत सारी लेंडिंग BPLR रेट्स के नीचे हो रही थी। हाँ जी गाइस, आरबीआई ने मार्च 2007 में एक ऑडिट में नोटिस किया कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल लोन्स जो थे वो BPLR के नीचे चल रहे थे। एंड अब इसमें बैंक्स को भी क्या ब्लेम करें? बैंक्स ने सोचा रहेगा कि आरबीआई की गाइडलाइन में तो खाली लिखा है कि सारे लोन्स BPLR से लिंक्ड होने चाहिए, पर वो लिंक होकर BPLR के ऊपर ही रहने चाहिए या नीचे नहीं आ सकते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। तो उन्होंने सोचा चलो अपने हिसाब से कॉल ले लेते हैं इसका। एंड लास्टली इसमें ये नोटिस किया गया कि पॉलिसी रेट्स का जो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर्ली हो नहीं रहा था। तो आरबीआई के पॉलिसी रेट्स के टूल्स रहते हैं जैसे कि रेपो रेट। तो आरबीआई का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जब भी वो ऐसे रेट्स को बढ़ाए या घटाए तो बैंक्स भी उस चीज़ का जो ट्रांसमिशन है अपने बेंचमार्क रेट्स में इमीडिएटली करे। पर ऑब्वियसली चूंकि BPLR का सारा फ्रीडम ही बैंक्स को दे रखा था आरबीआई ने, तो पॉलिसी रेट्स का मूवमेंट अनाउंस करने के बाद भी आरबीआई को टोटली बैंक्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था कि वो किस स्पीड से और कब ये ट्रांसमिशंस को आगे अपने कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे।